Once again, back to the channel. So, in this video, now we will be covering from Article 14 to 18, that is right to equality. और इसको कवर करते वक्त हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे, जैसे कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है उसको भी हम बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे और समझेंगे, so that it is beneficial for our exam, for our pre-exam, for our mains exam. So with this I will be starting the video. So this is the basic content which we are going to cover in this video. So article 14 we will be covering, article 15 we will be covering, 16, 17 and 18. So basically article 14 जो बात करता है, it talks about equality before law and equal protection of laws. ठीक है, ये सारे इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है ये हम एग्जाम्पल के साथ, केस लॉज के साथ समझेंगे। और बहुत इजीली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज सिंपल एज आई कैन मेक इट, तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है, जो कि प्रोहिबिशन बताता है ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स विच आर मेंशन्ड, लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये इन जगहों पे आपको जो डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस इन सब चीजों के ऊपर कि अगर रिलीजन है किसी का, या कास्ट है, या रेस है, तो वहां पर ये एक तरीके से अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये उसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 16 बात करता है हमारी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, जो कि डीपीएसपी का भी पार्ट है। आर्टिकल वो जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक स्टार की तरह है, जो कि हमें गाइड करता है, गाइडिंग स्टार है। तो ये उससे भी रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इस चीज पे भी हम गौर देके जब हम चीजों को समझेंगे तो वी विल गो थ्रू दिस ऑल्सो। आर्टिकल 17 डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से हमारा सोशल फैब्रिक है उसको मजबूत करने का काम करता है। कि किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी होगी तो उसको ये आर्टिकल अबॉलिश करता है। और फाइनली वी हैव आर्टिकल 18 जो कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। टाइटल्स जैसे कि सर, जो कि ब्रिटिश सरकार या फिर और लोगों के द्वारा दिए गए टाइटल्स थे, तो उनकी अबॉलिशन की बात करता है। जो कि उस टाइम के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इंडिपेंडेंस के लीडर्स थे, उन्होंने बहुत से टाइटल्स को त्यागा था। तो ये भी एक तरीके की एक अलग कहानी है। तो वी दिस विल बी आल्सो डेल्ट इन दिस वीडियो। सो विद दिस नाउ फर्स्ट वी विल टेक द आर्टिकल 14. Okay, so now we will try to understand what is equality before law and equal protection of law. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये चीज तो साफ साफ आर्टिकल 14 कहता है, लेकिन हम इसका सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है। बाकी यहाँ पर लिख ही रखा है, पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है इसको इजी करके समझाना। तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जैसे कोई लॉ बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल है, तो ट्रैफिक रूल हर बंदे को फॉलो करना है। अब वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, राजा हो या रंक हो, प्रेसिडेंट हो या एक इंडिविजुअल हो, तो कोई भी अगर कोई लॉ को तोड़ता है तो देन देयर इज इक्वालिटी ऑफ लॉ, उसको वो ही सजा मिलेगी। अब उसके पॉलिटिकल स्टेटस से, उसके सोशल स्टेटस से, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से, किसी भी चीज से लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। कि कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसको वो ही सजा मिलेगी जो किसी अमीर को मिलेगी, जो किसी गरीब को मिलेगी, क्योंकि कानून की नजर में सब लोग बिल्कुल बराबर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ का। लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ये एक ड्यूटी इम्पोज कर रहा है ना। ये बता रहा है कि कोई कुछ भी करेगा, उसके किसी और चीज को नहीं देखा जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस को नहीं देखा जाएगा। लॉ की नजर में सब बराबर है, कोई भी कोई कानून तोड़ेगा तो उसको बराबर की सजा मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मान लो अगर किसी एक लॉ बना दिया गया कि अगर किसी ने रेड लाइट क्रॉस करी तो उसको 1 लाख रुपए का फाइन देना है ना। तो अब एक आदमी की कमाई है 10 करोड़ रुपए साल की, और एक आदमी की कमाई है 10,000 रुपए साल की।
या 1 लाख रुपए ही मान लो साल की, ठीक है। तो अब ये लॉ कैसे चल पाएगा? अब अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आ जाती है, तो यानी कि अब आप 1 लाख कमाओ या आप 10 करोड़ कमाओ, आपको फाइन उतना ही देना है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा? नो, ये यहाँ पर आर्बिट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेंस में ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अब इसी दुविधा को दूर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस चीज की बात करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि जो समान दिखने वाले लोग हैं, उनके बीच में समानता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम सरल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है फर्स्ट क्लास में और कोई बच्चा है 10th क्लास में, है ना? तो क्या हम उन दोनों को एक ही पेपर दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए? एंड द आंसर इज नो, हम उनको एक ही पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसका जो डेवलपमेंट है दिमाग का, वो फर्स्ट क्लास के बच्चे का उसकी एज के हिसाब से है और 10th क्लास के बच्चे का उसकी एज के हिसाब से है ना? तो हम दोनों को एक ही पेपर सॉल्व नहीं करा सकते। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों को उनके अकॉर्डिंग पेपर बनाकर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक बंदा है जो कि फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज्ड है और एक बंदा है जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या हम दोनों को एक ही रेस में दौड़ा सकते हैं? नहीं दौड़ा सकते। द आंसर इज नो। क्योंकि हमारा जो लॉ काम करता है ना, ये लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, इस जैसे कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कॉमन सेंस पे काम करता है, ठीक है। लॉ इज नथिंग बट द कोडिफिकेशन ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। तो हमें कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि हम एक फिजिकली चैलेंज्ड आदमी को और एक नॉर्मल आदमी को एक रेस में नहीं दौड़ा सकते। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों के लिए अलग अलग रेस में का प्रबंध करेंगे, जिसमें जो नॉर्मल लोग हैं वो अपनी रेस में दौड़ेंगे, उनके कानून या उनकी चीजें उनके अकॉर्डिंगली होंगी, और जो फिजिकली चैलेंज है ना, वो लोग अपने ही उसमें अपने हिसाब से उनके रेस के कानून होंगे, उनका विजेता उनके हिसाब से होगा। तो इसी को कहा जाता है आसान भाषा में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि जो बंदे सिमिलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनके समानता होनी चाहिए। अब ये नहीं कर सकते कि फिजिकली ये हैंडीकेप की जो रेस हो रही है उसमें हम किसी को अनड्यू एडवांटेज दे दें, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो वहां पर अब उसके अंदर इक्वालिटी मेंशन जो मेंटेन होगी, ठीक है, कि अब ये सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही उसमें फॉल कर रहे हैं। तो अब अगर किसी प्रकार की बायसनेस होती है तो फिर वो गलत है, ठीक है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या काम करता है? इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये काम करता है कि एक कैटेगरी के बंदों को या एक कैटेगरी की चीजों को ही उनमें समानता की बात करता है। जबकि इक्वालिटी बिफोर लॉ बात किस चीज की करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि उसको मतलब नहीं है किसी भी चीज से, जो भी कानून के सामने आएगा, क्रिमिनल आएगा, तो उसको वो सजा उतनी ही मिलेगी। तो देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी किसी जगह पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसी जगह पर इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जब मिलते हैं तभी पूरी तरीके से इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है ना? ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही लगाई जा सके, या फिर ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वालिटी बिफोर लॉ ही प्रिवेल करे। तो दोनों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो ही इसको प्रिवेल कराया जा सकता है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। बाकी यहाँ पर डाइसी के रूल्स लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश ओरिजिन है इसका, ठीक है। इट इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस इज सब्जेक्ट टू सेम लॉ को, ये तो मैंने सब एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी स्लाइड में जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जाम में, पीवाईक्यूज में, मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये एक एक शब्द, एक एक हाईलाइट, एक एक वर्ड जो यहाँ पर मेंशन है वो आपको गौर से पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। विद दिस आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अभी हमने समझा था कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम समझते हैं कि उनके बीच में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि राइट रूल ऑफ इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट,
कुछ जगहों पे कुछ लोगों को छूट दी जाती है, जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल्स वर्सेस प्राइवेट सिटीजन्स को। तो सम टाइम जो है, जो पब्लिक अथॉरिटीज या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, उनको कुछ जगहों पे छूट दी जाती है, जैसे कि पब्लिक पुलिस जो है उसके पास बहुत सी जगहों पे जाने की राइट होती है। कुछ संवेदनशील इलाके होते हैं तो उनको उनके लिए कुछ स्पेशल लोगों को अपॉइंट किया जाता है जाने के लिए। तो इस तरीके की कुछ छूट उनको दी जाती है, टैक्सेस में कुछ छूट दी जाती है ना, नेचर ऑफ जॉब के कारण। तो इसको और फिर पब्लिक इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास इम्यूनिटी है, दैट दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर ऑफिशियल पावर। ठीक है, उनके पास वो आंसरेबल नहीं है अगर वो अपनी किसी ऐसी पावर को एक्सरसाइज कर रही है। ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी पावर को जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो आंसरेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट स्टिल दे हैव सम इम्यूनिटीज आल्सो, दैट दे कैन नॉट बी अरेस्टेड और प्रोसिक्यूटेड ड्यूरिंग देयर टर्म इन ऑफिस। तो इस तरीके की कुछ छूट, इक्वालिटी, कुछ एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। ठीक है, जो कि जरूरी है, मैंडेटरी है और रीजनेबल ली वो जरूरी होती है, लॉजिकल होती है, कॉमन सेंस के थ्रू वो हम डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन शब्द हैं। आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का ये केस है। इसमें एफसी ने हेल्ड किया था दैट आर्टिकल 14 prohibits class legislation but permits reasonable classification if it is based on intelligible differentia and there is a rational nexus with the objective sought to be achieved। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है क्लास लेजिस्लेशन, दूसरा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन और तीसरा है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिटेड है बट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और दोनों के बीच में रैशनल नेक्सस होनी चाहिए, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। इन तीनों टर्म्स को सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हमने क्या बोला था कि जो सेम तरीके के लोग हैं, ठीक है, अब वो मार्जिनलाइज सेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, हैंडीकेप, फिजिकली चैलेंज्ड लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, पुअर और अमीर, गरीब और अमीर लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिमिलर काइंड के लोग हैं उन्हीं को इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और उनके बीच में फिर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारे यहाँ टैक्स के लॉज हैं, तो टैक्स लॉज में क्या है कि जो आदमी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल की तरह समझना। कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसको सिर्फ 10% ही देना है अपनी कमाई का। कोई आदमी 5 से 10 के बीच में कमा रहा है तो उसको उसको 20% देना है अपनी कमाई का। कोई आदमी 30 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो उसको 30% देना है अपनी कमाई का। तो ये क्या, अब यहाँ पर इक्वालिटी तो नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो नहीं है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है तो हमने क्या करा, हमने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करी कि भाई जाहिर सी बात है, जो 5 लाख रुपए कमाएगा साल के वो कम अमीर होगा, जो 10 लाख रुपए कमाएगा वो उससे ज्यादा अमीर होगा, और जो 10 लाख से भी ऊपर कमाएगा वो उससे ज्यादा अमीर होगा। तो तीनों की अलग अलग क्लासेस बढ़ गई, इसको हम क्या कहते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब इसमें इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या हुआ, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हुआ उनकी कमाई, उनकी सोर्स ऑफ इनकम, उनकी इनकम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो गई, जो कि उनको डिफरेंशिएट कर रही है एक पुअर आदमी को और एक अमीर आदमी को। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और ये तीनों क्या हो गई, ये हो गई क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। 5 लाख कमाने वाला आदमी, 10 लाख कमाने वाला आदमी और 10 लाख से ऊपर कमाने वाला आदमी, ये क्या हो गए, ये हो गए रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या हो गए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो गई हमारी पैसा, इनकम, इनकम हो गई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब ये डिफरेंशिएशन, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ है, चूंकि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी कि जो इनकम है और जो क्लासिफिकेशन है उसके बीच में एक नेक्सस है। ठीक है, कि जो ज्यादा कमा रहा है वो अमीर आदमी है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगाया जा सकता है, जो कम कमा रहा है वो गरीब आदमी है उसके ऊपर कम ही टैक्स लगना चाहिए।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, अमीर हो या गरीब हो, जो आदमी खाली सिर्फ डॉक्टर ही जो है वो 30% टैक्स देंगे, बाकी सब लोग सिर्फ 10% टैक्स देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल नहीं होगा, ये क्लास लेजिस्लेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लास लेजिस्लेशन, कि हमने सिंपल से बोल दिया कि जो भी आदमी जो भी डॉक्टर है ना, डॉक्टर बहुत कमाते हैं, तो जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर 30% से ऊपर टैक्स देगा, बाकी जितने भी प्रोफेशन है वो सारे 5% दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इलीगल, ये प्रोहिबिटेड है, क्लास लेजिस्लेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अब किसी के पास बाइक है, तो उसके ऊपर जो फाइन लगेगा, हजार का लगेगा। ठीक है, अब किसी के पास लग्जरी कार है, तो लग्जरी कार वाले के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली फाइन लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर 1 लाख का फाइन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इंटेलिजिबल डिफरेंशियल क्या हो गया कि भाई, वो आदमी अमीर है तो उसके ऊपर ज्यादा चार्ज लगाना चाहिए, तभी उसकी समझ में आएगा। अब मान लो एक आदमी मर्सिडीज में चल रहा है, उसको अगर आप 5,000 का फाइन ठोको, और एक आदमी चल रहा है पैशन पे, तो उसके ऊपर अगर आप 5,000 का फाइन ठोको, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों की इनकम जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि जो मर्सिडीज वाला है उसके ऊपर ज्यादा फाइन ठोक सकते हैं, और जो बाइक वाला है उसके ऊपर कम फाइन ही ठोकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक रैशनल नेक्सस है दोनों के बीच में, उनका इनकम ग्रुप अलग अलग है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई जिसके पास भी लाल कलर का वाहन है उसके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, ना ही कोई रैशनल नेक्सस है। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल आर्बिट्री। तो इस तरीके की क्लास लेजिस्लेशन हम नहीं बना सकते कि जो भी आदमी लाल कलर की कार में या लाल कलर की कोई भी वाहन में होगा तो उसके ऊपर 50,000 का फाइन लगेगा, ये हो जाएगा इलीगल। ठीक है, ऐसे ही करके हम मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए लॉज बनाते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन की हमारे पास पॉलिसी है। विमेंस के लिए हम लॉ बनाते हैं, जैसे कि मेटर्निटी और इस तरीके के प्रोविजंस हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजन जो है, जैसे कि मेटर्निटी लीव या और भी कई सारी चीजें विमेंस को दी जाती हैं, तो उसके पीछे भी एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि वो थोड़ा सा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको और ऊपर आने की जरूरत है। ठीक है, और दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस है। ठीक है, तो ये सिर्फ सेक्स के वजह नहीं है, ये एक रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और रैशनल नेक्सस है, जिसकी वजह से हम क्या है, हम एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ना कि क्लास लेजिस्लेशन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो भी आदमी की एक ही हाथ है उसको ही ये पर्टिकुलर प्रकार का रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये इनडिफरेंट चीज हो जाएगी, हालांकि वो एक अलग तरीके की क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो आई होप इससे आपको इजीली समझ में आ गया हो कि व्हाट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एंड व्हाई देयर शुड बी अ रैशनल nexus between reasonable classification and intelligible differentia, and why the class legislation is prohibited। तो ये केस भी आप इसको पढ़ लेना। इसके अलावा अनवर अली सरकार वाला एक केस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, तो ये केस नोट डाउन कर लो। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, सो वी विल मूव ऑन। ओके, सो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रैशनल नेक्सस, तो ये मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया है अभी पहले ही। तो अब हम खाली ये अनवर अली सरकार पढ़ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑन आर्टिकल 14, जो कि जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट देयर शुड बी रैशनल नेक्सस होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों टर्म तो मैंने बता दिए। इस केस के थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जब पार्टीशन हो रहा था, तो पार्टीशन के टाइम पे वेस्ट बंगाल में और पूरे देश में कहीं ना कहीं दंगे हो ही रहे थे, बस वेस्ट बंगाल और इधर पंजाब वाली साइड ज्यादा ग्रसित थी उन चीजों से। तो होता क्या है कि जब ये बंटवारा हो गया 1947 में, सारी चीजें हो गई, तो एक फॉल्ट आ गया, तो उस टाइम पे एक लॉ बनाया गया था वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स करके। उसके तहत क्या था कि जिस भी बंदे ने कोई भी प्रकार से पार्ट लिया था उन दंगों में, भड़काने में या किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे जो ट्रायल करते थे। अब लेकिन क्या होता है, जब भी कोई ऐसा लॉ बनता है जिसमें क्रिमिनल लॉ में खास करके ट्रायल जब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, और जो केसेस उसके अंदर फॉल करते हैं उसकी भी कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती है, मतलब थोड़ा वेग टाइप के प्रोविजंस होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जब थोड़ा वेग टाइप के प्रोविजंस होते हैं, तो फिर आप किसी को भी उठाकर उसमें डाल सकते हैं, तो क्रिमिनल जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है ना, वो एक तरीके से इस प्रकार के लॉ से फेल हो जाता है।
तो इसमें भी यही सवाल अनवर अली के द्वारा उठाया गया कि भाई आप तो कोई भी केस में, किसी भी प्रकार का केस हो तो उसको स्पेशल कोर्ट्स में डाल देते हो, तो और स्पेशल कोर्ट में जब वो जाता है तो उसके ट्रायल के प्रोविजन जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इतने लीनियंट नहीं है, एक प्रॉपर ट्रायल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आपने ये जो लॉ बनाया है ये आर्टिकल 14 के बिल्कुल खिलाफ है, राइट टू इक्वेलिटी नहीं है। और ये जो कोर्ट्स एक्ट, वेस्ट बंगाल कोर्ट्स एक्ट आपने बनाया है, इसमें बहुत ज्यादा वेगनेस है, ये बहुत ज्यादा आर्बिट्री है, कोई भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है किसी इस, बल्कि एक प्रकार का क्लास लेजिस्लेशन है जिसमें किसी को भी उठाकर डाला जा सकता है और उसके ट्रायल को लंबा किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला कि यस, देयर इज नो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया व्हेन द गवर्नमेंट हैज मेड दिस लॉ। तो ये आर्बिट्री है, और जभी भी कोई भी आप लॉ बनाएंगे तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया उसमें होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस होनी चाहिए, जैसे कि हमने ट्रैफिक लॉस के केस में देखा, मैटरनिटी लॉस के केसेस में देखा, या रिजर्वेशन के केस में देखा। देयर इज अ नेक्सस, देयर इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, देयर इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इज देयर। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे बन सकती है, ये एक टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया। ये चीजें होनी चाहिए अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए या फिर कोई क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई लॉ बना रहे हैं, तो एटलीस्ट ये चीजें उसमें होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी आर्बिट्री। तो आई होप ये केस समझ में आ गया, सो वी विल मूव ऑन। सो इन दोनों केसेस में जो कि अभी तक हमने डॉक्ट्राइन पढ़ी है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की एंड नेक्सस की, उसको इवॉल्व किया गया। तो ये चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है 1950 का, उसमें ये हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इवन इफ देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल और कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बनाई जा सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी अगर जरूरी है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। दूसरे केस में डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन बनाई गई है, इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे की जो लॉजिकल रीजनिंग या लीगल रीजनिंग है, वो ये है कि किसी भी वीकर सेक्शन को फायदा पहुंचाए जाने के लिए इस डॉक्ट्राइन को लाया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात लाई गई है। ठीक है, तो इस डॉक्ट्राइन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए है। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट अनरीजनेबल एक्सक्लूजन। अनरीजनेबल एक्सक्लूजन नहीं बनाने हैं, इससे वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट कराने के लिए लेजिस्लेशन बनाई जाए, इसलिए इस डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया गया है। ठीक है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसका अननेसेसरी यूज नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो अनरीजनेबल यूज अगर होता है तो वो गलत है। तो इस तरीके से इन दोनों केसेस में इस डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया गया। ये दोनों केसेस नोट डाउन कर लो, पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। जो भी चीज यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखती है वो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो पूछी जा चुकी है, या तो प्री में पूछी जा चुकी है या तो फिर आपके मेंस के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस पता होने चाहिए, सारे फैक्ट एक बार को ना पता हो, लेकिन व्हाट इज हेल्ड एंड हाउ अ पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन इज इवॉल्व ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपको एक एज मिलती है। सो विद दिस बीइंग सेड वी विल मूव ऑन। सो अभी तक हम समझ रहे थे राइट टू इक्वालिटी में रीजनेबल क्लासिफिकेशन की क्या वैल्यू है, बट ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में एक नया डायनेमिक इंट्रोड्यूस किया गया जो कि सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 14 को सरवाइव करने के लिए, दैट इज आर्बिट्रीनेस। तो एनीथिंग विच इज आर्बिट्री कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो इक्वालिटी और आर्बिट्रीनेस जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो आर्बिट्रीनेस को समझने की कोशिश करते हैं। आर्बिट्रीनेस किसको कहते हैं? आर्बिट्रीनेस कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई टेस्ट दिया और आपके टेस्ट के रिजल्ट दिखाए बिना टीचर ने आपको फेल कर दिया। ठीक है, या फिर आप 100 नंबर डिजर्व कर रहे थे और उसने बस अपने मन से 50 नंबर दे दिए बिना किसी रीजन के। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्री। तो आर्बिट्री जो होता है वो बिल्कुल ही इक्वालिटी के अगेंस्ट
का एक कॉन्सेप्ट है। बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के, बिना किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के, अनरीजनेबली अगर कोई काम किया जाता है और उसका कोई रीजन नहीं बताया जाता, अगर वो एक सॉलिड रीजन उसको बैक नहीं कर रहा है, तो हम उसको आर्बिट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं बताया और आपको फेल घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आर्बिट्री एक्शन हो गया। तो अभी तक जो राइट टू इक्वालिटी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई लॉ बनाती है, कोई लेजिस्लेशन बनाती है, तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, उसके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए और रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब एक नई चीज कर दी। अब कोई भी लेजिस्लेशन अगर बनाएगा या कोई भी एक्शन अगर स्टेट लेता है, अब उसका एक्शन जो है, एक्शन जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, लेजिस्लेशन ही नहीं, लेजिस्लेशन तो रीजनेबल होना ही चाहिए। अब वो अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है, तो एक्शन जो है वो आर्बिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए। ईपी रोयापा वाले केस में क्या हुआ, ये एक ऑफिसर थे, इनका डिमोट कर दिया गया। डिमोट क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको डीएम से एसडीएम बना दिया जाए तो उसको डिमोशन कहते हैं। डिमोशन कर दिया गया बिना किसी रीजन के। अब इस पे ईपी रोयापा ने केस करा, बोला ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, कोई रीजन बताए बिना पॉलिटिकली मोटिवेशन से मेरे को डिमोटिवेट वो डिमोट कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल आर्बिट्री है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका डिमोशन तो हेल्ड करा कि ये है टेक्निकल रीजंस की वजह से, लेकिन इसमें उन्होंने ये डॉक्ट्राइन हेल्ड करी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर स्टेट लेता है तो दैट एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग। अनरीजनेबल अगर वो एक्शन है तो वो आर्बिट्री हो जाएगा, रीजनेबलनेस उसके अंदर होना चाहिए। सेम हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में देखते हैं। हालांकि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आर्टिकल 21 को भी बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन दी गई है, लेकिन ये आर्टिकल 14 का भी एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आर्बिट्रीनेस स्टेट का जो एक्शन है, इसमें होता क्या है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं बिना कोई सॉलिड रीजन बताए, अनरीजनेबल। तो अगर कोई चीज अनरीजनेबल है तो ये ईपी रोएपा वाले में पहले ही बोल दिया गया है कि वो कोई अनरीजनेबल एक्शन अगर आप ले रहे हो तो वो आर्बिट्री हो जाएगा, और आर्बिट्री और इक्वालिटी एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसमें बिना रीजन बताए पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है, फिर ये पूरा एक केस होता है। और इसमें आर्टिकल 14 से रिलेटेड जो चीज बोली जाती है कि कोई भी स्टेट जो है वो ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जिसका वो रीजन ना दे पाए, या फिर अनरीजनेबल एक्शन नहीं ले सकती। कोई भी एक्शन स्टेट का होगा तो वो फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, क्योंकि स्टेट अपने आप में पूरी तरीके से हर चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में किसी भी ऑर्गन के पास आर्बिट्री एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकती। कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत सॉलिड रीजन होना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो न्यू डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी था आर्टिकल 14 में, ये आपकी समझ में आ गया हो। अभी तक हमारे पास कई सारे डॉक्ट्राइन सब इकट्ठी हो गई हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए, उसके बाद रैशनैलिटी होना चाहिए, फेयर एंड अनरीजनेबल एक्शन होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लेजिस्लेशन है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, सो वी कैन मूव ऑन। ओके, सो अनवर अली सरकार तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण वाला एससी और एचसी दोनों का केस हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर वाले केस में, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक चीज देख लेते हैं जो कि नोट करने वाली है। आर्टिकल 14 में क्या बोला इस केस में, तो दैट रूल ऑफ लॉ एम्बेडेड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 14 भी बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ दिया गया, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ दिया गया। हाँ, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाले केस में ये हेल्ड किया। और तीसरा केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अमित श्रीवास, 2020 का रिसेंट केस है। तो इसमें एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 14 डज नॉट गारंटी नेगेटिव इक्वालिटी, नेगेटिव इक्वालिटी को गारंटी नहीं करता है, ये पॉजिटिव इक्वालिटी को गारंटी करता है। इफ इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी हैज बीन कमिटेड इन समवन्स केस, अदर्स कैन नॉट क्लेम द सेम बेनिफिट ऑन दैट बेसिस। अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के केस में कोई इरेगुलरिटी है, तो कोई ऐसा बंदा उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता जिसके केस में वो नहीं थी, हालांकि केस कितने ही सिमिलर क्यों ना हो। ये तीनों केसेस नोट डाउन कर लीजिए, पीवाई क्यूज में इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं, प्लस मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दिस बीइंग साइड वी विल मूव ऑन। सो दिस इज द लिस्ट जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, उसकी एक लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
है ना। तो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बना के दी है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस एक जगह रख दिए हैं। सो बाकी तो एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, तो वी विल मूव ऑन। सो नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी की, और उससे रिलेटेड जितनी भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नाउ आर्टिकल 15 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड्स इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, कई सारे क्लॉजेस हैं तो पढ़ते हैं। That the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth of or any of them। तो ये आर्टिकल 15 स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है, यानी कि ऐसे लॉज बनाने से या ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने से मना करता है, प्रोहिबिट करता है, जो कि डिस्क्रिमिनेट करें, यानी कि रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, या इनमें से किसी के भी बेसिस पे। तो ये क्या है, ये स्टेट पे अप्लाई होता है आर्टिकल जो 15 का क्लॉज 1 है, और ये स्टेट के एक्शंस को प्रोहिबिट करता है, यानी कि लॉ बनाने से, ऐसे लॉज बनाने से प्रोहिबिट करता है जो कि किसी भी प्रकार का सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और इन सारे जो कि छह के छह 5 बेसिस यहाँ पर मेंशन है उनके ऊपर। ठीक है। आर्टिकल 15(2) क्या है, आर्टिकल 15(2) अप्लाइज टू मोर थिंग। ठीक है, ये स्टेट पे भी अप्लाई करता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे, प्राइवेट एंटिटीज पे भी एप्लीकेबल है। क्या कहता है, नो सिटीजन शेल ऑन द अबव ग्राउंड्स बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन with regard to access to shops, public restaurants, hotels, place of public entertainment and use of wells, tanks, roads and public places। इस प्रकार की कोई भी सार्वजनिक जगह जो है, जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए है, उसको, उस पर जाने से किसी भी सिटीजन को ना ही तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रोक सकता है, ना ही कोई स्टेट रोक सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी मॉल में जाने से आपको कोई भी एंटिटी नहीं रोक सकती, क्योंकि वो मॉल जो है वो पब्लिक एंटिटी, पब्लिक एक्सेस के लिए खुला हुआ है। तो आप कितने ही गरीब हो, आप कितने ही अमीर हो, आपको वहां पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। ये हमारी, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कोई ऐसी जगह है जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है, है ना। गवर्नमेंट की कोई सीक्रेट जगह है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, तो जहां पर पब्लिक का एक्सेस नहीं है, तो वो तो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके पीछे तो एक रैशनल नेक्सस है। लेकिन अगर कोई जगह पब्लिक एक्सेस की है, चाहे वो कोई टैंक हो, चाहे वो कोई कुआ है, अब किसी की प्राइवेट कुएं में तो आप नहीं जा सकते, किसी के घर में तो नहीं घुस सकते, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो लॉजिकल है, लीगल है, कॉमन सेंस है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट और स्टेट दोनों की, उसको इंडिविजुअल्स को नहीं रोक सकते अगर कोई पब्लिक एक्सेस की जगह है जहां पर पब्लिक एमिनिटीज मिल रही हैं, या कि वो स्टेट के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो प्राइवेट किसी उसको इंडिविजुअल के द्वारा वो दी जा रही है। जैसे किसी का मॉल है, अब वो किसी प्राइवेट बंदे का मॉल है, तो उसमें भी घुसने से किसी इंडिविजुअल को नहीं रोका जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो आई होप ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। तो वी विल मूव ऑन। ओके, सो लास्ट क्लॉजेज में जो हमने पढ़ा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 में, वो हमने पढ़ा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, स्टेट नहीं कर सकती, और कैसे डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोहिबिशन है। बट स्टिल क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज देयर, तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं उन दोनों प्रोविजन के, और कुछ इनेबलिंग प्रोविजन है। ये प्रोविजंस लाए गए हैं एजुकेशन के सेक्टर में वीकर सेक्शन को, या मार्जिनलाइज सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, उसको इनेबल करने के लिए। तो इसको हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, इनेबलिंग प्रोविजन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर था कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकती। बट क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है, सोशल वेलफेयर की बात है, अपलिफ्टमेंट की बात है, तो वो किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से लेके 6 तक ये सारे इनेबलिंग प्रोविजंस अलग अलग सोशल स्टेटा से आते हुए जो सेक्शंस हैं समाज के, उनको अपलिफ्ट करने के काम कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 15(3) बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ प्रोटेक्टिव मेजर। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है, एक्सेप्शन नहीं है। that empower the state to make special laws और schemes for women and children। जैसे कि औरतों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट या फिर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, है ना। तो इस तरीके की चीजें इनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट कर सकती है, स्टेट लॉ ला सकती है और ऐसा कर सकती है, मैटरनिटी लीव दे सकती है।
है ना। ये इनेबलिंग प्रोविजन है फॉर विमेन, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। उसके अलावा बच्चों के लिए, उनकी फ्री एजुकेशन के लिए, कंपलसरी एजुकेशन के लिए मिड डे मील जैसे प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी। तो बच्चों के लिए भी ऐसे इनेबलिंग प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 15(4) डील करता है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिसमें SC STs और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट केस लॉज यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोराई राजन वाला केस है, जिसमें SC ने कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था, विच लेड टू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को उसमें फिर ऐड किया गया। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, याद कर लेना। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1973, इसमें हेल्ड किया गया दैट आर्टिकल 15(4) इज only an enabling provision and not a fundamental right to reservation। ये बहुत क्लियरली इसमें बोला गया था। तो ये 3 स्पेशल हो गया, प्रोविजन हो गया विमेन और चिल्ड्रन को इनेबल करने के लिए, क्लॉज 4 हो गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो क्लोज 15 का क्लॉज 5 है, एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात करता है, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के बाद ऐड किया गया है, जिसमें ये बोला है कि एडमिशन से रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में के लिए स्टेट जो है वो प्रोविजन बना सकता है, जिससे कि हमारे पास पूरी की पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी आती है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन में जो भी एजुकेशन चल रही है, उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसी आर्टिकल के तहत इनेबल्ड है SC STs के लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस वाली हमने देख ली है क्लॉज 4 में, इसमें भी है, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 जो आती है, उस वो एक एक्सेप्शन है, उसके अंदर स्टेट रिजर्वेशन की पॉलिसीज को लागू नहीं कर सकता है, बट स्टिल कुछ जगहों पर वो कर भी सकता है। उसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप हम देखते हैं आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन RTE के थ्रू प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें जो वीकर सेक्शन है 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व करी गई है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है। इंदिरा स्वानी वाला केस है, नॉन रिजर्वेशन प्रमोशंस और प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। TMF पाई फाउंडेशन वाला केस है, जो कि स्टेट इंटरफियरेंस को प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में डिस अलाउ करता है, ठीक है। अशोक ठाकुर वाला केस है, SC अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अशोक ठाकुर वाले केस में हेल्ड की गई थी, लेकिन और साथ ही साथ जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो भी लाया गया था, और क्रीमी लेयर को सारे बेनिफिट से एक्सक्लूड भी इसी केस में करा गया था। सारे के सारे केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इंदिरा सोनी वाला केस अभी हम आगे जाके बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी सारी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिजर्वेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज है ना, केस लॉ है। आर्टिकल 15(6) जो कि अभी रिसेंटली ऐड किया गया 103rd अमेंडमेंट 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, जो कि इनेबल करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किया जा सकता है, बट सेम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी किया जा सकता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी। तो आई होप इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं थी, बहुत ही सिंपल चीजें थी। हालांकि ये सारी की सारी PYQs में पूछी गई हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ चेकलिस्ट विच इज देयर। तो जो आपने अभी तक नोट किया है उसका एक ब्रीफ में है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। विद दिस वी विल मूव ऑन। So now we here see Article 16, which talks about equality of opportunity in public employment. तो मोर और लेस ये प्रोविजन भी आर्टिकल 15 की तरह ही है, इसमें भी कुछ इनेबलिंग प्रोविजन है। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, which is enshrined in our constitution in our preamble, जो कि और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी है। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है। मोर और लेस यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी की बात नहीं है, जो कि हमें पहले से ही पता है कि आर्टिकल जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर ही लगती हैं मोस्टली। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर वो प्राइवेट में भी लगती है, जो हम साइड साइड डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर सिटीजन को अपॉइंटमेंट में। 16(2) क्लॉज कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ।
residents or any of them be ineligible or discriminated against। तो इनके बेसिस पे किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो ये 6-7 ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन हैं। तो हम ऐसे ही, जैसे कि ये ग्राउंड्स हमने पढ़े, नाउ वी विल बी रीडिंग क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 6 तक, जो कि इनेबलिंग प्रोविजंस हैं आर्टिकल 16 के। सो सेम इनेबलिंग प्रोविजंस यहाँ पर भी दे रखे हैं जैसे कि आर्टिकल 15 में थे। दोनों में बस मेजर डिफरेंस ये है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात करते हैं और ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो 16 क्लॉज 3, दैट पार्लियामेंट मे मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस क्वालिफिकेशन, मतलब डोमिसाइल के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन हो सकता है। तो उसके बेसिस पे थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे इसको, इनेबलिंग प्रोविजन है। तो स्टेट लॉज बना सकती हैं वीकर सेक्शन के लिए डोमिसाइल में काम करने के लिए। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 कहता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन किए जा सकते हैं ताकि वो एडिकेटली रिप्रेजेंट हो जाएं। अगेन ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात है, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने की बात है। ठीक है, इसमें बालाजी वाला केस है, कास्ट कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया। तो इसमें साफ साफ बोल दिया गया कि कास्ट किसी की सोल क्राइटेरिया नहीं होगी, उसके साथ साथ उसका इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी उसका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका सोशल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में लाया गया जिसमें स्टेट ने एम्पावर किया रिजर्वेशन फॉर SC STs, और फिर 16B फॉर 4B क्लॉज 16 का लाया गया जिसमें 81st अमेंडमेंट से SC ST और OBC के लिए जो 50% की लिमिट थी वो बैकलॉग वैकेंसीज में प्रीवियस ईयर में लाई गई। तो ये 2 अमेंडमेंट किए गए। ये सारे के सारे अमेंडमेंट इनेबलिंग प्रोविजन है वीकर सेक्शन को उठाने के लिए। इंदिरा सोनी वाला केस जब हम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ 16 क्लॉज 5 था जो कि अलाउ करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन है या फिर रिलीजियस कोई ऑफिस है तो उसकी रिलीजियस पोस्ट जो है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस बंदा ही होल्ड करेगा। तो इस तरीके के लॉज भी बनाए जा सकते हैं। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो इंसर्ट किया गया, EWS रिजर्वेशन दिया गया एम्प्लॉयमेंट में। क्लॉज 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है। क्लॉज 16 में एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की बात है। और ये सारे केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, इतना कोई इसमें समझाने वाली चीज नहीं है। तो वी विल मूव ऑन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ द अबव प्रोविजन व्हिच इज देयर इन द क्लॉज 16। उसके सारे प्रोविजंस की एक समरी है, ये बनाई गई है आपके लिए ताकि आसानी हो सके और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद दिस वी विल मूव ऑन। So here are some of the guidelines has been mentioned, but before going through the guidelines of the Indra Soni case, we will discuss some political scenarios which was there, the facts of the cases, the issue which is there, and then how Supreme Court of India answered to the issues of the Indra Soni case। सबसे पहले क्या होता है कि पॉलिटिकल ग्राउंड बैकग्राउंड समझते हैं इसका। तो प्री इंडिपेंडेंस में भी अर्ली रिजर्वेशंस के प्रोविजंस थे। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स ने लिमिटेड रिजर्वेशन फॉर ऑप्रेस्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम की बात थी। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे गए फॉर SC ST रिजर्वेशंस, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4। बट जो OBCs थे वो अनडिफाइंड रखे गए उस टाइम पर। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज नॉट डिफाइंड एट दैट टाइम। सो होता क्या है, 1979 और 80 में मंडल कमीशन सेटअप की जाती है जनता गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। अ, तो ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यानी कि BP मंडल इसको हेल्ड करते हैं, BP मंडल इसके हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 340 के अंडर इनका काम था कि टू आइडेंटिफाई अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो ये कमीशन अपना काम करती है 79 से 80 के बीच में, और ये आइडेंटिफाइड करती है ऑलमोस्ट 3743 कास्ट एज OBCs, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 52% फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कमीशन फिर क्या रिकमेंड करती है इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद कि 27% कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में OBCs को मिलना चाहिए, विद एग्जिस्टिंग जो कोटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है 22.5% फॉर SC STs। तो ये टोटल मिला के 49.5% जो रिजर्वेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
होना चाहिए, ये मंडल कमीशन रिकमेंड करता है। लेकिन जैसे ही ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है उसके बाद ही बैकलैश शुरू हो जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार होती है, राजीव गांधी की सरकार होती है, जो कि इसको शेल्फ कर देते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल बैकलैश। पॉलिटिकल बैकलैश बहुत आ रहा होता है, तो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को शेल्फ कर दिया जाता है। लेकिन लेटर ऑन इन 1990 वीपी सिंह इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 1990 में जनता दल के जो वीपी सिंह होते हैं वो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं थ्रू एन ऑफिस मेमोरेंडम, जिसके इम्प्लीमेंट होते ही इंडिया में वायलेंट राइट्स होने लग जाते हैं, नेशन वाइड एंटी रिजर्वेशन राइट्स होने शुरू हो जाते हैं। सेल्फ इवोल्यूशन होता है दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का, दिल्ली के एक स्टूडेंट का। ठीक है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो पीवी नरसिम्हा राव होते हैं वो 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लेट डाउन कर देते हैं, जो कि बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये केस होता है इंदिरा सोनी वाला, क्योंकि ये राइट्स एंड ऑल चल रहे होते हैं, तो इंदिरा सोनी वाला केस होता है। इसमें होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि डिबेट में होते हैं, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट है आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसके बारे में बोला जाता है कि पेटिशनर ने ये आर्ग्यू किया होता है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है इट वायलेट्स आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ को ये वायलेट करता है, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। दूसरा चीज, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 allow special provisions for SEBCs, SC/STs in education, and Article 16(4) permits reservation in public employment for backward classes is not adequately represented। ये इसमें बोला जाता है आर्टिकल क्लॉज 15(4) के बारे में और 16(4) के बारे में। लास्ट थिंग, आर्टिकल 340 के ऊपर एक इशू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट बैकवर्ड क्लासेस कंडीशंस। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि बेसिस होती है मंडल कमीशन की, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16(4) और आर्टिकल 13। तो जो लीगल इशू लेट डाउन करे जाते हैं इस केस में वो थे, इज कास्ट अ वैलिड बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस। क्या कास्ट एक बेस हो सकता है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का? ये पहला क्वेश्चन लीगल इशू होता है बिफोर सुप्रीम कोर्ट। दूसरा होता है, डज आर्टिकल क्लॉज 16 डज आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ओवरराइड आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 विच इज इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट? तो क्या ये इसको ओवरराइड करता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज, कैन रिजर्वेशन एक्सीड 50%? क्या रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा एक्सीड कराया जा सकता है? तो ये तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा लीगल इशू होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। चौथा होता है, शुड द क्रीमी लेयर बी एक्सक्लूडेड? क्या क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसमें से? जो क्रीमी लेयर है, जो कि एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, क्या उसको एक्सक्लूड करना चाहिए? ये भी एक लीगल इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है। एंड लास्ट वाज, आर रिजर्वेशंस इन प्रमोशन वैलिड? प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन क्या वैलिड है? तो ये कुछ पांच सवाल, कुछ पांच लीगल इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने होते हैं। सो नाउ वी विल रीड व्हाट हैज बीन हेल्ड इन दिस केस। सो 9 जजेस की बेंच होती है। 9 जजेस की बेंच 6-3 से डिसीजन देती है। मेजॉरिटी डिसीजन होता है, 3 जजेस डाइसेंट में होते हैं। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देती है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो देती है, दैट इज कास्ट एज अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बोलती है, कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। कास्ट सिर्फ सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकती है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट डिफाइन बैकवर्डनेस, और ना ही अलोन इकोनॉमिक क्राइटेरिया बैकवर्डनेस को डिफाइन कर सकता है। ठीक है, कास्ट एक क्राइटेरिया हो सकती है बट सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकती, और सिर्फ कोई इकोनॉमिकली वीक है ये उसके बैकवर्ड होने का आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कारण नहीं हो सकता। ये पहला ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा ऑब्जर्वेशन, द कोर्ट स्ट्रक डाउन रिजर्वेशन बेस्ड प्योरली ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। इकोनॉमिक ग्राउंड के बेसिस पे क्लॉज 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो रिजर्वेशन है उसको कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देती है। आर्टिकल आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट इस केस में हेल्ड कर देती है कि एक एक्सेप्शन नहीं है, ये एक परमिसिबल क्लासिफिकेशन है। इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज अ परमिसिबल क्लासिफिकेशन है। और ये बोलते हुए बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर वाले केस को ये ओवर रूल कर देती है, जिसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट किया गया था।
ठीक है। लास्ट फोर्थ क्लॉज इज स्कोप ऑफ बैकवर्ड वाइडर देन आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 है वो वाइडर है बैकवर्ड क्लासेस से। ठीक है, उसके अंदर ब्रॉडर कैटेगरीज इंक्लूड होनी चाहिए, लाइक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को उसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। नाउ जो अर्लियर इशू था क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन का, तो ये बोल दिया गया कि वेल्थियर एडवांस सेक्शंस अमंग बैकवर्ड क्लासेस मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो क्रीमी लेयर को साफ साफ एक्सक्लूड कर दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बैकवर्ड भी होने चाहिए और मोर बैकवर्ड में भी, ताकि ज्यादा इफेक्टिव टारगेटिंग हो सके। क्लासिफिकेशन कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने स्लाइड मार्क जजमेंट में। 50% सीलिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, दैट टोटल रिजर्वेशन इज नॉट गोइंग टू एक्सीड द 50% लिमिट ऑफ द सीलिंग। तो 50% की सीलिंग लिमिट लगा दी गई, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट में। कैरी फॉरवर्ड रूल को विद इन लिमिट्स लाया गया, जो कि इससे पहले ओवर रूल देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस को ओवर रूल कर दिया गया और कैरी फॉरवर्ड रूल को लागू कर दिया गया, सब्जेक्ट टू 50% कैप इन एनी गिवन ईयर। किसी भी गिवन ईयर में 50% का कैप लगा के उसको लागू कर दिया गया। और नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 डज नॉट परमिट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये भी इसमें बोल दिया गया। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच इज हेल्ड इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने आपको पूरी इसकी पॉलिटिकल सिनेरियोज, आफ्टर मैथ, सारी चीजें डिटेल में बता दी है। आई होप ये चीजें और इसके अंदर का जो डिसीजन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी विल मूव ऑन। और उसके बाद जो पैंडोरा बॉक्स इंदिरा सोनी वाले केस से खुला, उसके बाद उसके अंदर और भी चीजें ऐड करी गई, जैसे कि 77 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिससे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए को लाया गया, जो कि एस सी एस टी के प्रमोशन में रिजर्वेशन को इनेबल करता था। फिर 81st अमेंडमेंट सन 2000 में लाया गया, जो जिससे क्लॉज 4 भी जोड़ा गया 16 में, जो कि बैकलॉग वैकेंसीज में 50% कैप को एक्सीड करता था। 85th अमेंडमेंट 2001 में लाया गया, जिसको फिर मॉडिफाई किया गया और सीनियोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी की बात प्रमोशन में रिजर्वेशन के थ्रू की गई। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ 2020 में आया, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें यह हेल्ड किया गया कि आर्टिकल 14 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए डू नॉट कंफर अ फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, आप एज अ फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन को क्लेम नहीं कर सकते। ये स्टेट के ऊपर है। स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेक लॉज फॉर मेकिंग रिजर्वेशन। ठीक है, स्टेट को आप कंपेल नहीं कर सकते, तो ये एज अ फंडामेंटल राइट यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी की गई, दैट वैकेंसीज अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल कैटेगरी आर ट्रीटेड एज सेपरेट वैकेंसीज। सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज बनाई गई कि अगर कोई नॉन अवेलेबिलिटी है, ठीक है, रिजर्व में अगर वो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक सेपरेट वैकेंसीज क्लास बनाई गई, कैन बी कैरी फॉरवर्ड, और उसको फ्यूचर रिक्रूटमेंट में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द करंट ईयर 50% लिमिट। इस साल के करंट ईयर लिमिट के अलावा इसको किया जाएगा। इस केस में ये हेल्ड किया गया। आई होप ये सारे प्रोविजंस आपको आसानी से समझ में आ गए हों। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक एक प्रोविजन, जो एक एक शब्द इसमें मेंशन है, वो पीवाई चूज के लिए एज वेल एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। ओके, सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। दैट इज प्रमोशंस एंड कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी। तो मंडल कमीशन ने साफ साफ इंदिरा सोनी वाले केस में ये बोल दिया गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 16(4) ए लाया गया इस चीज को इनेबल करने के लिए, और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाने के लिए। प्रमोशन, इसको समझते हैं पहले ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर की, और एक बंदा जनरल कैटेगरी से आके 2012 में ज्वाइन 2010 में ज्वाइन किया उसने, और सेम बंदा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ही कैटेगरी से आके उसने 2012 में ज्वाइन किया। एक ने 2010 में जनरल कैटेगरी से, और एक ने कैटेगरी से आके 2012 में ज्वाइन किया। और अब ऊपर जो था, प्रमोशन में सीट्स नहीं थी रिजर्वेशन की। ठीक है, मतलब हायर पोस्ट पे रिजर्वेशन तो है, लेकिन अभी तक कोई बंदा ही नहीं था किसी कैटेगरी से, यानी कि बैकवर्ड क्लास से, जो कि किसी हायर पोजीशन पे हो। तो इसमें क्या होता है कि प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी के बेस पे, वैसे तो क्या होता कि अगर दोनों बंदे एक ही कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के होते,
तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखी जाती है, यानी कि 2010 वाले को वो पोस्ट मिलनी चाहिए थी, हायर पोस्ट, यानी कि सीनियर असिस्टेंट मैनेजर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन होता क्या, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, तो जो बंदा रिजर्वेशन कैटेगरी का आया था उसको पहले प्रमोट कर दिया गया। 2012 वाला जो बंदा आया था, जो कि अगर दोनों एक ही कैटेगरी के होते तो 2010 वाला बंदे को ही प्रमोट किया जाता, लेकिन क्योंकि ऊपर ऊपर मैनेजमेंट में हायर पोस्ट पे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ बंदा नहीं था, जिसकी जरूरत थी, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, तो उसको वहां पर उसका प्रमोशन कर दिया गया। तो दिस वाज व्हाट वी कॉल प्रमोशन एंड कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी। अब इसमें वीरपाल सिंह वाले केस में क्या हुआ कि कास्ट बेस्ड प्रमोशन को आर्टिकल 16(4) का सुप्रीम कोर्ट ने वायलेटिव बताया। एक्सेलरेटेड प्रमोशन डज नॉट मीन एक्सेलरेटेड सीनियोरिटी, की सीनियोरिटी अगर प्रमोशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं तो सीनियोरिटी को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4A डू नॉट कन्फर ऑटोमेटिक सीनियोरिटी ओवर जनरल कैंडिडेट्स, ये वीरपाल सिंह वाले केस में हेल्ड कर दिया गया। बट 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 16(4)A को अमेंड कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी को भी, जो कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस में अलाउ कर दिया गया इस प्रोविजन के थ्रू। उसके बाद एम नागराजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस 2007 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया that both Article 16(4)A and 16(4)B are valid. They are only enabling provision जो कि आर्टिकल 16(4) से फ्लो करते हैं, ये सिर्फ enabling provision है, and they does not violate the basic structure of the constitution। तो इसको भी इस केस में अलाउ, एम नागराजा वाला केस में प्रमोशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी को भी अलाउ कर दिया गया। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो। ये सारे के सारे केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है from the point of view of PYQs, previous year questions in the pre-exam and also in the mains. So with this, we will move on. Okay, so Article 17 that is abolition of untouchability is there। तो ये ज्यादा कोई समझाने वाली चीज नहीं है, इसमें अनटचेबिलिटी को यानी कि छुआछूत को अबॉलिश कर दिया गया पूरी तरीके से, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 17 के द्वारा। इसकी लीगल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की, ताकि वो आर्टिकल 17 को इफेक्टिवली एनफोर्स करा सके, यानी कि कहीं भी अगर अनटचेबिलिटी होती है तो उस बंदे को जो अनटचेबिलिटी कर रहा है उसको सजा दी जा सके। इसीलिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया गया बाय आवर पार्लियामेंट, जो कि किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी को, एनी काइंड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, अबॉलिश करता है और क्रिमिनलाइज करता है, ठीक है। और पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 वाले केस में, जिसको हम एशियाड वर्कर केस के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 17 को एनफोर्सेबल बनाया गया, इवन इट इज अगेंस्ट एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू स्टेट एक्शन, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसको भी लाइबल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 17। इट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि हमें पता है मोस्टली प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो ये दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। सो आई होप ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी, सामने से पढ़ने वाली चीज थी। केस लॉ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। विद दिस वी विल मूव ऑन एंड टेक द लास्ट आर्टिकल। ओके, तो आर्टिकल 18 जो है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसके थ्रू होना चाहिए, जो कि कोई भी फॉरेन स्टेट इंडियन सिटीजन को कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है और इंडियन सिटीजन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टेट शेल नॉट कन्फर एनी टाइटल, स्टेट कोई भी टाइटल कॉन्फर नहीं करेगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के, जैसे कि पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे टाइटल्स जो कि स्टेट देगी, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई भी टाइटल एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉन सिटीजन्स इन ऑफिस अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, प्रेसिडेंट कंसेंट के बिना जो नॉन सिटीजन किसी भी ऑफिस में है स्टेट के, वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हमारा प्रेसिडेंट उनको कंसेंट नहीं दे देंगे। नो वन इन ऑफिस अंडर द स्टेट कैन एक्सेप्ट प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स और ऑफिसेज फ्रॉम फॉरेन अथॉरिटीज विदाउट कंसेंट, किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंट या या फिर एमोल्यूमेंट्स या ऑफिसेज अगर कोई फॉरेन अथॉरिटी देती है तो विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट उसको नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई समझाने वाली ऐसे कोई हार्ड लाइन कोई चीज है नहीं।
और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इसको याद कर लेना, जिसमें कि ये बोला गया है कि पद्म अवार्ड्स आर्टिकल 18 के वायलेटिव नहीं है, वो आप ले सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। दे आर नॉट टाइटल इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, वो टाइटल नहीं है ना। दे मस्ट नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स, हाउएवर उनको प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए। तो विद दिस बीइंग सेड, सारे के सारे आर्टिकल हमने आर्टिकल 14 से 18 तक कवर कर लिए हैं, सारी चीजें, रिजर्वेशन पॉलिसीज इन एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सीनियोरिटी, प्रमोशंस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, टाइटल, अनटचेबिलिटी, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने डील कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।